So from the last 7-8 lectures in circular motion, we have been discussing a lot, right? And in the last lecture, we discussed about vehicle taking turn on a road. और vehicle taking turn on a road के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? Vehicle taking turn on a road में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, और अगर आप फ्रिक्शन पे रिलाई नहीं करना चाहते तो फिर आपको रोड को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता है. मतलब जब रोड का कंस्ट्रक्शन होगा तभी आपको थोड़ा सा उसको टिल्ट करना पड़ेगा. सो इसका मतलब आइदर यू विल हैव टू रिलाई ऑन द फ्रिक्शन, एंड इफ यू रिलाई ऑन फ्रिक्शन then your safe velocity will be equal to under root mu rg. आपकी सेफ वेलोसिटी इससे कम ही होगी अंडर रूट म्यू आर जी से. फिर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड. रोड का जो सर्कुलर रोड आएगा उसका कर्वेचर आएगा रेडियस आर. उसके बाद इफ यू डू बैंकिंग ऑफ द रोड, रोड का बैंकिंग करोगे तो फिर हो जाएगा वो सेफ वेलोसिटी विल बी अंडर रूट आर जी टैन थीटा. अंडर रूट आर जी टैन थीटा हो जाएगा उस केस में. और तीसरा केस जो मैंने आपको बताया था वो था कि अगर फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग ऑफ रोड भी है, दोनों है, इफ बोथ आर प्रेजेंट तो उस केस में फॉर्मूला क्या आता है? उस केस में फॉर्मूला आता है अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट म्यू प्लस टैन थीटा अपन 1 माइनस म्यू टैन थीटा. ठीक है, ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है मैंने पेपर में डाला था. थी डायरेक्ट फॉर्मूला में पूछ लिया था मैंने. ओके, और आई एम श्योर कि मैंने आपको कहा था कि इसके डेरिवेशन खुद प्रिपेयर करो, तो आप लोगों ने किए होंगे डेफिनेटली. ठीक है, हाँ. तो ये क्योंकि ये डेरिवेशंस बोर्ड में भी पूछते हैं, तो आप अगर रेगुलरली नोट्स निकालते हो, डेरिवेशंस करते हो, नोटबुक में लिखते हो, तो अल्टीमेटली जब फाइनल एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम जब पास में आएगी 12th बोर्ड्स की, तब आपको बहुत एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा उस चीज़ का, क्योंकि आपने ऑलरेडी डेरिवेशंस वगैरह डेफिनेशंस अपने हाथ से किए हुए हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू दैट रेगुलरली. हाँ बेटा. सर आप जो ये फॉर्मूले देते हैं ना वो सब लर्न भी हो जाते हैं और समझते भी है सर, लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करने का वो समझ. अरे वो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करने का ये तो क्वेश्चन में रहता है ना. देखो फिजिक्स के क्वेश्चंस के लिए तुम्हें एक चीज तुम पहले मन में रख लो. फिजिक्स में है ना तुमको हमेशा. कर लो ना. हाँ बेटा, माइक को क्या? नहीं सर, स्लाइड. अच्छा हाँ, लिखना है. अच्छा, मैं ये बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि फिजिक्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, तुम पहले एक बात को समझो. पहले तो फिजिक्स के क्वेश्चन डिट्टो वैसे की वैसे क्वेश्चन नहीं रहते. फिजिक्स में क्या होता है, सिचुएशन रहती है, एक फिजिकल सिचुएशन रहती है. एक कार है, सर्कल में टर्न ले रही है, एक ट्रेन है, इतने इतने स्पीड से जा रही है, या कुछ भी, देयर इज ऑलवेज अ सिचुएशन. ठीक है, अब वो जो सिचुएशन आपको दी है, तो सिचुएशन के लिए जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो क्वेश्चन में दी होती है. अब जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी होती है कि रोड ऐसा है, उसका कर्वेचर ऐसा है, फ्रिक्शन इतना है, एंगल उतना है, वगैरह वगैरह. या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिचुएशन बहुत 1-2 सेंटेंस में बोल देते हैं. सबसे पहले तो आपको सिचुएशन समझना बहुत ज़रूरी है. मैं बोलता हूँ कि मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनको सिचुएशन ही समझ में नहीं आती, क्वेश्चन समझ में नहीं आती, सॉरी क्वेश्चन समझ में नहीं आता. अब उसका एक रीज़न ये भी है कि इंग्लिश इज़ नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज. इंग्लिश अपनी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है. यह कंपोनेंट है उसमें, मुझे पता है. क्योंकि अगर वही क्वेश्चन हिंदी में बताया गया होता किंवा तोच क्वेश्चन जर मराठीमध्ये सांगितला असता सरळ सरळ की असा असा आहे, की आपल्याला लगेच कळलं असतं. तो म्हणून जो तुम मुझे बोलते हो ना कि सर जब आप एक्सप्लेन करते हो तो समझ में आ जाता है, जब हम पढ़ते हो तो समझ में नहीं आता है, तो उसमें एक छोटा सा कंपोनेंट लैंग्वेज का भी है. एक दूसरा कंपोनेंट होता है कि जो चीज़ें फैमिलियर है वो जल्दी समझ में आती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके बेसिस पे तुमने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी की है, प्रैक्टिस की है, तो इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आ गया तो वो तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा. लेकिन अगर तुमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर वो वाला क्वेश्चन समझने में तुम्हें दिक्कत होगी. तो यहाँ पे प्रैक्टिस की नेसेसिटी है. नेसेसरी क्या है यहाँ पे? प्रैक्टिस. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे
उतनी ज़्यादा सिचुएशंस के साथ तुम फैमिलियर हो जाओगे, जितने ज़्यादा सिचुएशन के साथ फैमिलियर हो जाओगे उतना तुमको नई सिचुएशन को ग्रास्प करना आसान होगा. सो आई कांट स्ट्रेस इनफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस. द मोर, एंड दैट्स व्हाई आई टेल यू टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट books also. Sometimes I tell you to stick to one book because if you are facing difficulty then I tell कि नहीं एक बुक को स्टिक करो. अदरवाइज ऐसे कि एच सी वर्मा के जो सॉल्व क्वेश्चन है वो देखो, सीपी सिंह के जो सॉल्व क्वेश्चन है वो देखो, बीएम शर्मा से क्वेश्चन ट्राई करो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करो और लेवल को थोड़ा सा रेज करने की कोशिश करो. इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. इंस्टेंटेनियस प्रोसेस तो नहीं है, इट विल टेक टाइम, बट टाइम के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली बढ़ेगी. यू जस्ट हैव टू स्टे ऑन इट. ऐसा है कि उसके पीछे पढ़ना पड़ता है, उसके पीछे पढ़ना पड़ता है, उसमें और दिमाग लगाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है. अब ये सारी चीज़ों में एफर्ट लगता है. ठीक है, ये चीज़ें इंस्टेंटेनियस नहीं है. सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फॉल्स होप्स कि नहीं 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 इतना कर लो हो जाएगा, वैसा नहीं है. ठीक है, अरे तुम डॉक्टर बनना चाहते हो यार, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर इंजीनियर का काम ही यही होता है कि प्रॉब्लम दिया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो. यही तो काम होता है ना डॉक्टर लोगों का या और इंजीनियर लोगों का. साक्षी सिंह सर अब सब समझता, फिर एग्जाम में क्या होता क्या मालूम. ये तो यार ये एग्जाम का बात का थोड़ा सा है ना, ये हो सकता है कि तुमको एग्जाम की एंग्जाइटी हो. ऐसा हो जाता है कभी कभी कि एग्जाम की एंग्जाइटी से ना कुछ सोचता नहीं है. ठीक है, आदिल इज आस्किंग मी सर एच सी वर्मा जैसा कोई एक और हार्ड बुक है कि एच सी वर्मा काफी बेटा, उतना कर लो पूरा फिजिक्स हो जाएगा. ठीक है, काफी उतना. ओके चलो अभी अगले पॉइंट पे चलते हैं. पेपर में मैंने एक टाइप के क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन डाले थे, उस पे मुझे कुछ सवाल बच्चों ने पूछे तो मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. जब आप बाइक चलाते हो या फिर साइकिल चलाते हो, और बाइक या साइकिल चलाते हुए जब आप टर्न लेते हो, सो यू ऑलवेज टिल्ट अ लिटिल बिट. आप हमेशा थोड़ा सा टिल्ट होते हो. ठीक है, इमेजिन करो कि ये रोड है, ठीक है, और आप चला रहे हो साइकिल. अब साइकिल के डायग्राम में जैसे निकालता हूं, आप एडजस्ट कर लो. अभी साइकिल के डायग्राम समझो, आप ये साइकिल है, ठीक है, यहाँ पे वो बैठा हुआ है, साइकिल चला रहा है, ठीक है, और साइकिल ऐसे जा रही है. तो जब भी आप साइकिल पे टर्न लोगे, और ये रेडियस है, रोड की रेडियस है, तो आप टर्न जब साइकिल से लेते हो या फिर किसी भी बाइक से, तो टर्न लेते हो तो आप थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाते हो. यू टिल्ट अ लिटिल बिट इंस्टिंक्टिवली, अपने आप. उसका रीजन ये है कि अगर आप टिल्ट हो गए थोड़ा सा ऐसा ऐसा वर्टिकल से थोड़ा सा आप ऐसा टिल्ट हो गए, तो टिल्ट होने से क्या होगा कि आपके नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ चला जाएगा. क्योंकि टिल्ट होने से आपकी एक आपके नॉर्मल रिएक्शन इधर है. ठीक है, ओके. तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये एंगल थीटा है, थीटा से टिल्ट हुए आप, तो ये एन कॉस थीटा आएगा. और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एन साइन थीटा आएगा. आप टिल्ट हो गए थोड़ा सा साइकिल से, ठीक है, या फिर आपकी बाइक आपने टर्न लेते लेते थोड़ी टिल्ट कर दी. अभी ये जो एन साइन थीटा है ना, ये आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है. आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, आपकी वेलोसिटी v है, तो आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वो बैलेंस करता है, एन साइन थीटा. इसलिए अगर आप ज्यादा स्पीड में होगे तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो आपको टिल्टिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि ये वैल्यू ज्यादा आए. ठीक है, आपने वो मोटो जीपी वगैरह रेस वगैरह देखे होंगे कभी, उसमें तो वो भाई पूरा इतना टिल्ट हो जाते हैं वो कि उतने घुटने पे रास्ते से लग जाते हैं उनके पूरे. आपने नोटिस किया होगा मोटो जीपी रेस वगैरह में, वो बाइक रेसेस में इतना टिल्ट हो जाते हैं वो. ठीक है, वो इसके वजह से. तो अभी यहाँ पे अगर आप इक्वेशन लगाते हो तो इक्वेशन कैसे आएगा, देखो, डाउनवर्ड फोर्स है आपका mg, तो पहले वर्टिकल बैलेंस करो, n cos थीटा इक्वल टू mg, और फिर हॉरिजॉन्टल बैलेंस करो, n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. अब जो ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखा है n sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और नीचे जो इक्वेशन लिखा है n cos थीटा इज इक्वल टू mg, डिवाइड करो, एक दूसरे को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा,
अपने आप यहाँ पे एन और एन कैंसिल, एम और एम कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली आएगा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो कितना टिल्ट होना पड़ेगा आपको, tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी, ये आएगा आपका आंसर। समझ रहे हो? ओके, समझ में आ गया? तो ये टाइप का, अब ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला कि आप पहली बार नहीं देख रहे हो, लास्ट टाइम भी तो डेरिवेशन में यही किया था। इसको रीअरेंज करोगे तो अल्टीमेटली ये वही वाला फॉर्मूला हो जाएगा अपने बैंकिंग ऑफ रोड का। इसको रीअरेंज करने के बाद आर जी टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा, सिमिलर फॉर्मूला ही है। गॉट इट? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? समझ में आ गया ये सबको? ओके, तो चलो फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। फिर लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो सर्कुलर मोशन में ना, द मोर सिचुएशंस यू एनकाउंटर एंड द मोर problems you solve, the more comfortable you will get with using these formulas. So let me give you one more application of circular motion. Circular motion के ये applications है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक और application आपको बोलता हूँ। Let us consider a conical pendulum. कोनिकल पेंडुलम कंसिडर करते हैं। देखो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, नॉर्मल पेंडुलम जो है वो नॉर्मली ऑसिलेट करता है, ये पेंडुलम जो है ये सर्कल में घूमेगा, ऐसे सर्कल में घूमेगा। लेट अस से ये हाफ एंगल थीटा है, इसको कहा जाता है कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। लेट अस से कि इसकी लेंथ है एल और इसका रेडियस है आर, ठीक है, सब लोग देख रहे हो, इसकी लेंथ है एल और इसका रेडियस है आर। लेट अस से द मास ऑफ द बॉब इज एम, मास ऑफ द बॉब इज एम, और वो ऐसे सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, लेट अस से मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं, ओमेगा। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। तो कभी कभी पूछेंगे कि व्हाट इज ओमेगा इन टर्म्स ऑफ आर, व्हाट इज ओमेगा इन टर्म्स ऑफ एल, व्हाट इज ओमेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू वगैरह उसके बारे में आपको पूछेंगे, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, फोर्स बैलेंस से कर सकते हो। फोर्स बैलेंस से कैसे, नोटिस करो कि इसके ऊपर कौन से फोर्स, इस मास पे कौन से फोर्सेस आएंगे। देखो कौन से फोर्सेस है, सर्कल में घूम रहा है ना ऐसे, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल, फ्रिक्शन कहां से आ गया, टमाटर फ्रिक्शन किधर आ गया यहाँ पे? टेंशन। हाँ अच्छा, टेंशन बोल रहे हो क्या, मैंने सुना फ्रिक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे टेंशन आएगा, ये एंगल थीटा। मैं सरप्राइज हो गया एकदम से, फ्रिक्शन किधर आ गया भाई। और ये डाउनवर्ड फोर्स mg और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर, दिख रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर, ये रेडियस आर है उस हिसाब से। तो ये सारे फोर्सेस को बैलेंस करो, बैलेंस करने के लिए टेंशन को रिजॉल्व कर लो भाई। टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा टी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा टी साइन थीटा। अगेन हॉरिजॉन्टल बैलेंस, वर्टिकल बैलेंस, हॉरिजॉन्टल बैलेंस करोगे आएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और वर्टिकल बैलेंस करोगे तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। आप पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करो, अगेन टी टी कैंसिल हो जाएगा, एम एम कैंसिल, साइन बाय कॉस इज टैन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। देखो फिर से वही इक्वेशन आ गया, ये इतनी बार आता है ना, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंशन इक्वल है क्या? सेंट्रीपिटल क्या बोले तुम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फोर्स की बात कर रहे हो तुम? आर यू टॉकिंग अबाउट फोर्स और आर यू टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन? बेटा एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों एक कैसे बोल सकते हो आप, क्योंकि एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है और टेंशन तो फोर्स है ना। यू सी, टेंशन एक्सेलरेशन, टेंशन इज फोर्स, दोनों अलग चीज है ना, एक का यूनिट न्यूटन है, एक का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
तो मैं आपके क्वेश्चन को ठीक से समझा नहीं कि ये दो चीजें अलग अलग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सेम आएगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स और ये टेंशन टी साइन थीटा। हाँ, अब तुम पॉइंट पे आ गए। टी साइन थीटा और टेंशन, सॉरी टी साइन थीटा और सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इन दोनों को इक्वेट किया ना मैंने। ये क्या है? ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें ओमेगा फाइंड करना है तो तुम क्या करो, v इक्वल टू आर ओमेगा पुट करो। यहां पे v इक्वल टू आर ओमेगा पुट करोगे, tan थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर जी, आर का स्क्वायर आर चला गया, ये आएगा tan थीटा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ये आएगा g tan थीटा अपॉन आर, तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट g tan थीटा अपॉन आर। ये अपना आंसर है। अगर आपको किसी ने ओमेगा पूछ लिया तो ओमेगा इक्वल टू रूट जी tan थीटा अपॉन आर। समझे कि नहीं समझे? चलो बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? ओके, ये लिखने के लिए टाइम चाहिए। डायग्राम ड्रॉ कर लो यार फटाफट, और हेडिंग दो कोनिकल पेंडुलम, हेडिंग दो कोनिकल पेंडुलम। अगर आपको tan थीटा की वैल्यू पुट करनी है तो वो भी आप पुट कर सकते हो ऐसे। देखो ये थीटा है, ये r है, ये l है, और ये h है लेटेस्ट है, तो tan थीटा इक्वल टू r बाई एच हो जाएगा। तो r बाई एच पुट करोगे तो उस टर्म्स में आंसर आ जाएगा आपका। ओके ओके, चलो फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो ऐसे यार बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, काफी एप्लीकेशंस है सर्कुलर मोशन के। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इमेजिन करो आपने ये देखा होगा रोड ब्रेकर होते हैं, देखो रोड पे, तो जो रोड ब्रेकर्स जो होते हैं, सॉरी रोड ब्रेकर नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पीड ब्रेकर्स, स्पीड कम करने के जो होते हैं, स्पीड ब्रेकर जो होते हैं, तो रोड पे जो स्पीड ब्रेकर होता है वो उसको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, आप स्पीड ब्रेकर इमेजिन करो, या फिर इमेजिन करो हिल, इमेजिन करो छोटा सा ऐसा रोड का पार्ट इमेजिन करो जो थोड़ा सा ऐसा घूम के आए। इमेजिन करो कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। आपको पता है स्पीड ब्रेकर बनाने का एक स्टैंडर्ड होता है जो रूल्स में स्पेसिफाई किया हुआ है कि स्पीड ब्रेकर बनाओगे तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए, उसको कैसे बनाना चाहिए, उसके ऊपर पेंटिंग भी करनी पड़ती है, जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह, ताकि ड्राइवर को दूर से समझ में आए कि सामने स्पीड ब्रेकर है। क्योंकि अगर ड्राइवर को समझ में नहीं आया कि स्पीड ब्रेकर है तो ये गड़बड़ हो सकती है कि ये जो कार है या गाड़ी है, जो भी बाइक है, जो भी गाड़ी है, वो गाड़ी क्या होगी, इसके ऊपर से जाएगी और ऐसे उछल जाएगी ऊपर। द कार विल लीव द रोड, कार के टायर्स और रोड में कनेक्शन निकल जाएगा ना। अब आप तो नहीं चाहोगे अगर आपकी कार है कि ऐसा हो जाए। यू विल वॉन्ट योर कार टू स्टे विद द रोड, यू विल वॉन्ट योर कार टू स्टिक टू रोड। लेकिन अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो गड़बड़ होगी डेफिनेटली। तो फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार फॉर विच इट विल नॉट लीव द रोड। what is the maximum speed of car so that it will not leave the road, ताकि वो रोड को ना छोड़े। मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? अब इसका आंसर क्या आएगा पता है क्या? इसका आंसर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। देखो जब कार टॉप पे आएगी, यहाँ पे टॉप पे, जब कार यहाँ पे हो गया, मैं थोड़े छोटे डायग्राम कर लेता हूँ ताकि समझ में आए, इसलिए तुम समझ लो। ऐसी कार है, इसकी वेलोसिटी लेटर से v है, स्पीड v है इसकी, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है?
आर। तो अभी टेम्पररी लिया ना, टेम्पररी, ये सर्कुलर मोशन में है ना, ऐसे टेम्पररी, इट इज इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में टेम्पररी है, तो इसके ऊपर ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना। तो जब भी कार ऐसे ऊपर जाती है तो ऐसे आपको ऐसे ऊपर धक्का लगता है ना, ऐसे कितना होगा वो, mv²/r। और कार का वेट कितना होता है, कार का वेट होता है डाउनवर्ड mg। जब तक mv²/r mg से कम है तब तक ठीक है, लेकिन अगर mv²/r mg से ज्यादा हो गया तो कार ऊपर उछल जाएगी। तो कार कब उछलेगी, जब दोनों एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। mv²/r इक्वल टू mg, m और m कैंसल, v² इक्वल टू rg, सो v इक्वल टू √rg। So this is the maximum safe velocity on that speed breaker या फिर on that road। समझ में आएगा, दैट्स सो दैट इट वो नॉट। इसलिए देखो रेडियस इतनी इंपॉर्टेंट है। तुमने अगर रेडियस कम कर दी तो ये v भी कम हो जाएगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ कुछ स्पीड ब्रेकर बहुत ही डेंजरस होते हैं क्योंकि उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होता है, शार्प होता है एकदम, ऐसे ऐसा 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 होता है एकदम। रुको, ये ज्यादा शार्प नहीं हुआ, इससे भी शार्प होता है ऐसा एकदम। इस पे तो भाई गाड़ी लेके जाना, मतलब ज्यादा स्पीड से गाड़ी लेके गए तो एक्सीडेंट होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, आपने नोटिस किया भी होगा। इसलिए रेडियस ज्यादा होनी चाहिए यूजुअली, हाँ, स्पीड ब्रेकर की रेडियस। और इसलिए अगर हेवी कार है, हेवी, तो उसको दिक्कत कम होगी। नहीं यार, हेवी कार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास का फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ही गलत सोच बैठा इस बार। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। प्रथमेश बोल रहा है वो गाड़ी सीधा स्वर्ग चली जाएगी गाड़ी स्वर्ग नहीं जाएगी, गाड़ी पृथ्वी पे ही रहेगी, उसके अंदर जो बैठे वो स्वर्ग में चले जाएंगे ओके ओके। इसलिए गाड़ी का सेंटर ऑफ मास बड़ा मैटर करता है। गाड़ी का सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट अभी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कंसेप्चुअल, आप लोग मुझे इसका आंसर दो और सोच समझ के दो। और जो भी आंसर देगा उसको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो सिर्फ आंसर से काम नहीं चलेगा, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। एट विच पॉइंट ऑन द रोड the normal reaction is maximum, the normal reaction is maximum, ठीक है। ये कार है, ये कार जा रही है, कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। और आपके ऑप्शन से ए, बी, सी और फोर्थ ऑप्शन है सेम एवरीवेयर। चलो, इस क्वेश्चन के बारे में सोचने के लिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। पहले तो आप सोचो, और मैं चाहता हूं कि हर कोई सोचे, सिर्फ 2-4 बच्चे नहीं, सब जितने भी लोग लेक्चर में प्रेजेंट है, ऑल 63 स्टूडेंट्स विल थिंक अबाउट इट। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी। यूट्यूब पे क्या मैं अकेला देख रहा हूं क्या? ओके, आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस। नहीं, 1 मिनट नहीं, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड बहुत हो गए सोचने के लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर बी पे कितनी होगी, सी पे कितनी होगी, ये इतना मैटर नहीं करता, इट डज नॉट मैटर दैट मच। उसका आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन आंसर।
चलो भाई 30 सेकंड खत्म। बहुत से लोगों ने, मैक्सिमम लोगों का आंसर है सी और डी। हाफ ऑफ द पीपल आर सेइंग सी एंड हाफ ऑफ द पीपल आर सेइंग डी। और एक ने आंसर ए भी दिया है, वैष्णवी ने। ये नॉर्मल रिएक्शन कहां पे ज्यादा होगी? चलो एक्सप्लेन कौन करेगा? ऋषिकेश इज सेइंग कि आंसर सी है। ऋषिकेश एक्सप्लेन करो बेटा, एक्सप्लेन इट। आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट फ्रॉम हियर। हाँ, अनम्यूट कर दूंगा मैं यहां से। बोलो बेटा। आदित्य तुम बोलो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एनीवन कैन एक्सप्लेन। चलो बताओ जल्दी से। हाँ पार्थ तुम बोलो। तो अपना नॉर्मल रिएक्शन का ऑपोजिशन क्या है? अपना mg। तो सर ग्रेविटी सबसे नीचे लगेगी सबसे ज्यादा। तो नॉर्मल रिएक्शन का जो अपोजिट है वो mg है। हाँ ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पे लगेगा? सबसे नीचे अपना सी पे। क्यों? यहाँ पर भी तो नॉर्मल रिएक्शन वही आएगी ना बेटा, यहाँ पे। नहीं सर, सब जगह सेम आएंगे। सर सब जगह सेम आएगी क्योंकि वो मास इंडिपेंडेंट मास यहाँ और पे- ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, तो सब हाँ, जगह सर। मास और ग्रेविटी सेम मास और ग्रेविटी सेम ही आएंगी क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है ये, बट फिर भी नॉर्मल रिएक्शन सेम है। नहीं, मैं नॉर्मल रिएक्शन सेम आएगी ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि mg सेम आएगा हर जगह। ग्रेविटी का फोर्स कांस्टेंट है, ये बोल रहा हूँ मैं। सर ग्रेविटी कम ज्यादा होती है ना? ग्रेविटी कैसे कम ज्यादा होगी? ग्रेविटी तो g कांस्टेंट है ना। तो ग्रेविटी में सरफेस के साथ ही है ना, तो ग्रेविटी कैसे कम ज्यादा होगी? ग्रेविटी तो कांस्टेंट है। ग्रेविटी का क्या लेना? नीचे जाएंगे वो जितना ऊपर जाएंगे सर ग्रेविटी कम ज्यादा होगी। फर्क कहाँ पे पड़ेगा पता है क्या? फर्क यहाँ पे पड़ेगा कि इस सरफेस में ये फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन नहीं है। यहाँ पे n इक्वल टू mg है, तो फर्स्ट केस में नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगी। सेकंड केस में सर्कुलर मोशन है। आप देखो ये सर्कुलर मोशन है। सर मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ बोलो। सर ए पॉइंट पे सब पहले तो मैंने क्लियर कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्मली जा रहा है, तो ए पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है। हाँ वो तो ठीक है, वो क्लियर हो गया। हाँ तो बी पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ऊपर और वो भी mg के बराबर है। हाँ वही नहीं, वो mg के बराबर नहीं है। वो कितना है हमें पता नहीं है, लेकिन वो जो फोर्स होगा वो ऊपर लगेगा ना, ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब आप कार में बैठते हो, जब मैं यहाँ पे ये जो फोर्स था, ये कौन सा फोर्स था? ये सेंट्रीफ्यूगल ही था, है कि नहीं? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस केस में भी तो लगेगा। कौन से केस में? ये बी पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सी पॉइंट पे ऐसे नीचे लगेगा ना। तो अगर आप नॉर्मल रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हो, तो नॉर्मल रिएक्शन बी के केस में, कौन से केस में? बी के केस में। बी के केस में नॉर्मल रिएक्शन आएगी mg, और mg में से ये सुडो फोर्स माइनस होगा mv²/r। देख रहे हो आप? और अगर आप सी के केस में देखते हो, ये सी, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी? यहां पे ये दोनों अपोजिट है ना, mg प्लस mv²/r। देख रहे हो? तो कौन से केस में सबसे ज्यादा है? इन विच केस इट इज मैक्सिमम? सी में सबसे ज्यादा है ना, इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसमें सबसे कम है, और ये इन बिटवीन है। तो ये रिलेशन भी पूछ लिया तो ये ऐसे है, NC मोर देन NA मोर देन NB, ये रिलेशन आएगा। एंड द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन विल बी थर्ड ऑप्शन। समझे कि नहीं समझे? या किसी को दिक्कत है मुझे जल्दी बोल दो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, कोई टेंशन नहीं। सर हिल साइड में हाँ बेटा, कौन सा नहीं समझा बेटा? पॉइंट पे था सर वो वाला। देखो बेटा, ये ऐसा है ना, ठीक है, ओके। जब कार यहां पे होगी बेटा, कार की वेलोसिटी v है,
तो ग्रेविटी के कोई दिक्कत नहीं है mg, लेकिन बेटा ये सर्कुलर मोशन है ना, ये तो दिख रहा है ना कि ये ऐसा सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तुमको ऐसे अपवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे अगर तुमको किसी ने बोला कि नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करो, तो यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन तुम कैसे फाइंड करोगे? N1 प्लस mv² r इक्वल टू mg। तो यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन तो ये आएगी ना, mg माइनस mv² r। सही बात है ना? समझा क्या? और जब तुम इस सेकंड केस के बारे में सोचते हो, तो इस सेकंड केस में भी पार्टली सर्कुलर मोशन तो है ही। ये देखो, इसकी स्पीड v है, ये भी तो ऐसी सर्कुलर मोशन ही है। तो इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो तो ऐसे लगेगा ना नीचे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² और mg तो है ही। तो यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी फिर? mg प्लस mv²। तो एक केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg में ऐड हो रहा है, एक केस में माइनस हो रहा है। देख रहे हो? इसलिए एक जगह पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, एक जगह पे नॉर्मल रिएक्शन कम है। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ बेटा, लिखना है। अभी हम हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, नहीं mv²/r लेते हैं, तो m⍵²r कौन सा एप्लीकेशन में यूज होगा? m⍵²r, mr⍵²। तो हाँ, बेटा यहाँ पे मैंने वेलोसिटी लेने का रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे बोला था कि वेलोसिटी कांस्टेंट है बोल के, v कांस्टेंट है कि नहीं? अगर किसी जगह पे ओमेगा कांस्टेंट बोल दिया तो तुमको वहां पे ओमेगा लेना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कंसीडर ए बाउल ऑफ रेडियस कैपिटल R। एक हेमिस्फेरिकल बाउल कंसिडर करो जिसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक है? Let us say it is on a table or something like that. Okay? ये प्रॉपरली इसको हेमिस्फीयर करने दो मेरे को। हाँ, अब ये प्रॉपरली हेमिस्फीयर दिख रहा है, ठीक है? कंसिडर ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल R. A small marble is rotating inside it with constant angular velocity। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी यहाँ पे ओमेगा बोला ना कांस्टेंट, तो अभी फिर तुमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेते वक्त mv²/r की जगह mr⍵² लेना पड़ेगा, ठीक है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे घूम रहा है वो, ये ऐसी मार्बल है और वो ऐसे घूम रही है और उसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है? सर वेलोसिटी कांस्टेंट रहने के बाद ओमेगा भी कांस्टेंट रहता है? वेलोसिटी कांस्टेंट रहने के बाद, हाँ, वेलोसिटी मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं ना अपन, तो स्पीड कांस्टेंट होगा तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा ना, अज्यूमिंग कि रेडियस भी कांस्टेंट है। पहले क्वेश्चन तो समझो तुम, क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये कैपिटल R है और ये तुम्हारा लेट अस से ये स्मॉल r है, इसकी रेडियस स्मॉल r है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड रेडियस स्मॉल r as shown in figure, find ओमेगा, और ये एंगल थीटा दिया है, ओमेगा फाइंड करने का आप लोगों को। चलो करो ये क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट की जरूरत पड़ेगी क्या? 1 मिनट तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ले लो 1 मिनट। हाँ बेटा, काय आन्सर बेटा? ते याच्यासारखं झालं ना, कोनिकल पेंडुलम सारखं,
हाँ है कि नहीं, है ना? हाँ, सर आला आंसर। सेम आंसर है आदिति। सर सेम आंसर। सेम है का? ओके। सर एक डाऊट होता. हाँ बेटा. सर आता तो मार्बल असं गोल गोल फिरताना तो खाली पण नाही येणार, त्याचं रेडियस चेंज होईल ना सर. पण बेटा जर तू कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हेलॉसिटीने फिरवलं तर ते खाली जाणार नाही. इफ इट इज रोटेटिंग विथ कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हेलॉसिटी इट विल नॉट गो डाउनवर्ड. जसं आपण तेव्हा ते कोई भी एक इंस्टेंट की नॉर्मल क्या आएंगे, नॉर्मल रिएक्शन. उसी से करना पड़ेगा ना इसको सॉल्व. इसका सॉल्यूशन जब तुम निकालोगे तो ऐसे ही निकालोगे ना. ये तुम्हारा हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, और इसमें ये वो मार्बल रोटेट हो रहा है, तो मार्बल के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तुम्हारी सेंटर से जाएगी ऐसे, ये आएगी तुम्हारी नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होता तो थोड़ा और सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी फिर. ओके, डाउनवर्ड फोर्स इसका mg है, और क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है ऐसे, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा इधर mr ओमेगा स्क्वायर, अज्यूमिंग कि ये रेडियस r है. अब फोर्सेस बैलेंस करो. 3 फोर्सेस है, एक है नॉर्मल रिएक्शन, एक है mr ओमेगा स्क्वायर और एक है वर्टिकल mg. तीनों को बैलेंस करने जाओगे तो पहले n को रिजॉल्व करना पड़ेगा. देखो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा आएगा, तो ये आएगा n cos थीटा और इधर आएगा n sin थीटा. तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस करो, वर्टिकल बैलेंस करो. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बैलेंस करने के बाद आएगा n sin थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, और वर्टिकल बैलेंस करोगे तो n cos थीटा इज इक्वल टू mg. आप ऊपर के इक्वेशन को नीचे के इक्वेशन से डिवाइड करो. डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड 1/2, यू गेट tan थीटा इज इक्वल टू, मास और मास भी कैंसिल हो जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर बाई g. ये होगा g tan थीटा अपॉन r इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. अल्टीमेटली आंसर आएगा ओमेगा इज इक्वल टू g tan थीटा बाय r. दिस इज योर आंसर. समझे कि नहीं समझे? मुझे लगता है कुछ लोगों का कनेक्टिविटी इश्यू है शायद. अगर कनेक्टिविटी इश्यू है तो मुझे बोलो, यहाँ पे यूट्यूब पे भी चल रहा है, वहां पे देख लो, क्वालिटी में डिफरेंस तो. कैपिटल आएगा ना? हाँ बेटा, हाँ. कैपिटल आर नहीं आएगा. अगर कैपिटल आर के टर्म्स में आंसर अगर पूछ लिया, कैपिटल आर क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि सर्कल तो ये वाला है ना, सर्कल तो ये वाला है, ये देखो ये सर्कल है ना, ये दिख रहा है क्या तुमको? ये सर्कल ब्लू कलर में दिख रहा है सर्कल. इस सर्कल की रेडियस तो स्मॉल आर है ना. सर अगर कैपिटल आर के टर्म्स में पूछ लिया तो क्या करेंगे? तो कैपिटल आर के टर्म्स में अगर पूछ लिया तो तुम्हारे पास ये ऐसा बॉल है, ठीक है, और ये ऐसे घूम रहा है. तुम क्या करो, ये कैपिटल आर है, ये थीटा है, और यहां तक ये स्मॉल आर है. तुम क्या करो, ये वाला ट्रायंगल देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये थीटा. तो एडजेसेंट साइड क्या आएगी? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. तो tan थीटा की वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो. tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और ये tan थीटा तुम इसमें पुट कर दो, तो उसके टर्म्स में आंसर आ जाएगा. गॉट इट? समझे क्या? अगर कैपिटल आर के टर्म्स में आंसर पूछ लिया तो की बात कर रहा हूं, या फिर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर साइन थीटा पुट करो, जैसे कार्तिकी ने बोला है, ये भी कर सकते हैं. हाँ, ये भी पुट कर सकते. नेट के पर ओके, ऐसे भी कर सकते हैं. स्मॉल आर को तुम कैपिटल आर साइन थीटा पुट करो, अगर थीटा और कैपिटल आर के टर्म्स में चाहिए तो. ठीक है, तो जो टर्म्स एग्जाम में पूछी है उन टर्म्स में आंसर निकालना पड़ता है. ओके, गॉट इट?
ज्ञानेश्वर इज आस्किंग मी अगर फ्रिक्शन होता तो डायरेक्शन क्या होती उसकी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो ज्ञानेश्वरी ने जो क्वेश्चन पूछा है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं खुद आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। सेम बॉल है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल, रुको ये हेमिस्फेरिकल लग नहीं रहा वैसे, मैं बोल रहा हूं इसलिए तुम लोग मान रहे हो, ओके। अरे यार ये फिर से वैसे हो गया, जो दो ये हेमिस्फेरिकल है और इसकी रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। अब इसके अंदर वो जो मास है जो गोल घूम रहा था, मार्बल, वो ऐसे घूम रहा था, ठीक है। अब अगर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या आएगी। साक्षी इज सेइंग सर नॉर्मल रिएक्शन नहीं समझ ली। बेटा साक्षी देखो, बच्चों में साक्षी को एक बार नॉर्मल रिएक्शन एक्सप्लेन करता हूं। साक्षी नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो इस सरफेस को नॉर्मल होगी ना बेटा, तो वो ऐसे इधर से जाएगी ना बेटा, ये सरफेस को नॉर्मल, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे सेंटर से जाएगी ना। साक्षी समझ में आया क्या नॉर्मल रिएक्शन? ओके हाँ, साक्षी को समझ में आ गया। अच्छा, ज्ञानेश्वरी ने क्वेश्चन पूछा है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या आएगी, तो आप लोग मुझे बताओ कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या आएगी, आपको क्या लगता है, व्हाट यू पीपल थिंक। सर वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी गोल गोल आएगी ना सर, इन अपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन की डायरेक्शन गोल गोल आएगी। हाँ सर, मैं बोलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज आएंगी। हाँ सर, क्योंकि वो नहीं सर क्लॉकवाइज आएगी सर, क्लॉकवाइज आएगी क्योंकि मार्बल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जब तक सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, नहीं, जब तक सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे, सारे फोर्सेस मतलब कौन से, ये डाउनवर्ड mg और जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इधर mr ओमेगा स्क्वायर, तो नॉर्मल रिएक्शन mg और सेंट्रीफ्यूगल, ये तीन फोर्सेस है। ये तीनों फोर्सेस जब तक एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तब फ्रिक्शन की क्या जरूरत है मुझे बताओ। अगर ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं ना। पर अगर उन्होंने दिया रहा तो, लेकिन अगर ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन आएगा। अब ऐसे केस में क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है। फ्रिक्शन देखो सरफेस को पैरेलल होता है, ये चीज मानते हो क्या आप? फ्रिक्शन क्या होता है, सरफेस को पैरेलल होता है, ठीक है, सरफेस को पैरेलल होता है। तो ये जो सरफेस है ना, सरफेस की टेंजेंट ऐसी है, तो या तो आपका जो फ्रिक्शन है या तो वो इस डायरेक्शन में आएगा या फिर इस डायरेक्शन में आएगा, सरफेस को पैरेलल। तो अगर आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, अगर आप स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो। और अगर आप स्पीड को कम करने की कोशिश करोगे तो जैसे आप बोल रहे थे ना कि वो नीचे नीचे जाने की कोशिश करेगा वो, तब फ्रिक्शन अपवर्ड आएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? सर पर आपने बोला था कि जहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उसको अपोज करेगा, तो फिर फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन नहीं, वो स्टेटमेंट पे तुम वापस जाओ जो तुम स्टेटमेंट बोल रहे थे कि मैंने क्या कहा था, फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोज में लगेगा। लेकिन ये कौन से केस में कहा था मैंने, जब व्हीकल टेकिंग टर्न ऑन ए रोड, क्योंकि वहां पे सिचुएशन वैसी थी, यहां पे सिचुएशन थोड़ी अलग है ना। आप ही मुझे बताओ, छोड़ो ये गोल गोल घूमने का छोड़ दो, अगर ऐसा होता तो, गोल नहीं घूम रहा, छोड़ो गोल नहीं घूम रहा, सिर्फ रख दिया आपने ऐसा, सिर्फ ऐसा रख के छोड़ दिया आपने, क्या होगा आप बताओ? सिर्फ रख के छोड़ दिया, अब बोलो क्या होगा? नीचे उधर फ्रैक्चर हो। हाँ, ऐसे रख के इसको छोड़ दिया आप लोगों ने, क्या होगा? नीचे उधर जाएगा। हाँ, फिसल जाएगा ना वो नीचे, ऐसे नीचे फिसल जाएगा ना। नीचे फिसल जाएगा मतलब फ्रिक्शन किधर आएगा? फ्रिक्शन इधर आएगा ना, ऐसे हाँ, ऊपर है कि नहीं?
फिसल, अगर नीचे फिसल रहा है, सर पर वो बॉल थ्रेड से बांधा ना है। नहीं 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 नहीं, अरे वो थ्रेड से नहीं बांधा हुआ। ओ तेरी, तुम ये सोच रहे हो क्या कब से कि उसको थ्रेड से बांधा हुआ है? अरे वो थ्रेड से नहीं बांधा हुआ भाई। ट्रायंगल में घूमेगा। अरे तुमने ये बचपन में कभी ये गेम खेला नहीं यार? ऐसे अगर किसी चीज को तुम ऐसे, कैसे बोलो यार, यहाँ पर ग्लास है क्या? रुको एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। देखो भाई, मेरे हाथ में ग्लास है, दिख रहा है? अभी कांच का ग्लास होगा, लेकिन अब वो नीचे होगा, किचन में जाके लेना पड़ेगा मेरे को, तो अभी तो नहीं ला सकता मैं। और मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लेता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, तो इसमें इसमें मैंने ये डाल दिया ऐसे। अब मैं गोल गोल घुमाऊंगा इसको ऐसे, तो ऐसे, तो ये गोल गोल घूमेगा ना ऐसे, देख रहे हो? कि गोल घूमेगा तो ऐसे घूमेगा ना, ये दिखाई भी नहीं दे रहा होगा तुम लोगों को, ऐसे। हाँ सर, हाँ। तो थ्रेड वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, देर इज नो थ्रेड, ठीक है? गिर गया। फ्रिक्शन के केस में जो ओमेगा है वो कांस्टेंट में रहेगा ना? फ्रिक्शन के मामले में ओमेगा कांस्टेंट अगर तुमने रखा तो फ्रिक्शन 0 आएगा। अब अगर तुमने एक चीज नोटिस की होगी, अगर तुम इसको इसकी जो गोल गोल घुमाने की स्पीड जो है, अगर इसकी गोल गोल घुमाने की स्पीड को अगर तुम बढ़ाओगे, इसकी जो गोल घुमाने की स्पीड है ऐसी, इसको गोल घुमा रहे हो ना तुम, जैसे तुमने बकेट में पानी को गोल घुमाया होगा कभी, तो तुम ज्यादा जोर से पानी को गोल घुमाते हो तो पानी ज्यादा ऊपर ऊपर आता है, देखो। और स्लोली स्लोली घुमाओगे तो फिर पानी नीचे चला जाएगा। वैसे ही अगर तुम इसकी स्पीड बढ़ाओगे तो ये ऊपर 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 आने की कोशिश करेगा। यही अगर इसकी स्पीड कम करने की कोशिश करोगे तो ये नीचे 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 जाएगा। और अगर इसकी स्पीड आप कांस्टेंट रखोगे तो ये फिक्स सर्कल में गोल घूमता रहेगा। तो इसके ऊपर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि इफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू, इफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू, फाइंड maximum and minimum omega so that the marble will not slip upward or downward। मार्बल ना अपवर्ड जाएगी ना मार्बल डाउनवर्ड जाएगी। इफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट is mu, find maximum and minimum omega so that marble will not slip upward or downward। मार्बल ना ऊपर जानी चाहिए ना नीचे जानी चाहिए, क्योंकि ओमेगा बढ़ाओगे तो मार्बल ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तुम ज्यादा जोर जोर से गोल गोल घुमाओगे तो मार्बल जो होगी वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो फ्रिक्शन उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन ऐसे अपोजिट आएगा। वही अगर तुम स्पीड कम करने की कोशिश करोगे तो मार्बल नीचे फिसलने जाएगी। और अगर मार्बल नीचे फिसलने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन अपवर्ड आके उसको अपोज करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम ओमेगा और मिनिमम ओमेगा फाइंड करो। क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? तो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ छोड़ देता हूं, आज आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एक हिंट भी दे देता हूं मैं आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन एचसी वर्मा में भी है, अनसॉल्व्ड में। इस क्वेश्चन से कल का डिस्कशन फिर से शुरू करेंगे, ठीक है? टुमारो डिस्कशन विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आज अपन यही रुकते हैं, ओके? किसी को कुछ पूछना है मुझे, डाउट वगैरह? एनीवन वांट टू आस्क मी? लेक्चर ऐप में है, यूट्यूब में है? यूट्यूब पे बेटा, ऐप पे भी आ जाएगा वो, ठीक है?